हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय मैं आपके लिए अनसॉल्व लेकर आया हूं। और अनसॉल्व में सबसे पहले हम लोग 2020 के 1 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सेट नंबर 346 एक्सेस। ठीक है, और इसमें देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और 1 का ठीक है, इसमें लिखा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? इसको आप ऐसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए होता है। फाई इज इक्वल टू ई ए होता है। देखिए ई के फाई वैद्युत फ्लक्स है ना, तो फाई ई लिखते हैं इज इक्वल टू ई ए। ई क्या होता है? ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर और इंटू ए एरिया है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ये ऐसे कट जाता है। ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं भी सॉल्व करके ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है स्टूडेंट, ये आंसर थर्ड हुआ इसका। पहले का आंसर हुआ थर्ड। हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं, आप इसको देखें। ठीक है, खा देखिए स्टूडेंट, खा में दिया होगा एक 24 ओम का प्रतिरोध तार है और इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया है। ये ऐसे तार है स्टूडेंट, ऐसे तार मोड़ दिया जो है। ठीक है, अब अगर 24 ओम का तार है स्टूडेंट, तो 8 ओम इधर होगा, 8 ओम इधर हो गया और 8 ओम इधर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध। तो कोई भी दो शीर्ष यहाँ मान लो हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो ऊपर वाले दोनों सीरीज हो गए और नीचे वाला इनका पैरेलल हो गया, श्रेणी और समांतर हो गए। तो इसको ले लो R1 ले लो। ठीक है, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट? सीरीज हो गए। ठीक है, तो R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इनका तुल्य प्रतिरोध R1 डैश, इसको ले लो, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8, इज इक्वल टू 16 ओम आ गया। ठीक है, अब R1 डैश और R3 ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। R1 डैश व R3 समांतर क्रम में है। ठीक है, तो जब ये समांतर क्रम में है तब इसमें क्या होगा स्टूडेंट? देखो समांतर क्रम में हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू R1 डैश R3 अपान R1 डैश प्लस R3। इससे निकाल सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 डैश और प्लस 1 अपान R3, ऐसे करके निकालेंगे। रिजल्ट यही आता है। वैल्यू इसमें रख लीजिए स्टूडेंट, तो देखिए कितना आएगा। इसको डिवाइड करने पर ऊपर हो जाएगा, देखिए 16 और ये हुआ 8 और ये भी है 16, ये हुआ 8। ठीक है, 16 इंटू 8, 16 8 अपान 24 हुआ। 8 से इसको काट दो स्टूडेंट, 3 हो गया, 16 अपॉन 3 ओम आ गया।
अब देखिए आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट इसका आंसर कौन सा आया स्टूडेंट, यानी इसका जो आंसर आया देखिए खा का हमारा वो आंसर कौन सा आया, देखिए ध्यान से देखिए, कोई मिल रहा 16/3 कौन है, सेकेंड है। इसका आंसर हो गया सेकेंड और वो है 16/3 ओम। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे इसको सॉल्व करके ही लगाएंगे, ऐसे याद करने वाला नहीं है, डिजिट बदल जाएगी तो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R 100 ओम है। ठीक है, तो गा वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, R दिया हुआ 100 ओम। ठीक है, और दिया XL 200 दिया, XC भी 200 दिया है। XL = 200 ओम और XC दिया है 200 ओम। ठीक है, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों, और कह रहा आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा में कलांतर है। तो इसमें देखो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, XL और XC जब इक्वल होते हैं तो ये अनुनादी आवृत्ति पर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनमें अनुनाद की स्थिति है। अनुनाद की स्थिति में R = Z होता है और फाई = 0 होता है। ठीक है, चूंकि XL = XC, therefore R = Z होता है। ठीक है, तो अगर हम cos फाई निकाल लें तो cos फाई = R/Z होता है, तो R = यहाँ Z/Z हो गया, तो ये 1 हो गया। 1 मतलब कितना हो गया, cos 0 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अनुनाद की स्थिति में R = Z होता है, तो जब R = Z हो जाएगा तो cos फाई अगर हम R/Z निकालें तो ये 1 आ जाएगा, यानी ये cos 0 वैल्यू होती है, यानी फाई = 0 डिग्री होता है। देखिए स्टूडेंट, कह रहा ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा है, तो इनमें संबंध बताइए। अब देखो स्टूडेंट, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण कोण वाला जो चैप्टर है वो तो इस साल है नहीं, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स दिया हुआ है, तो हो सकता है मिक्स में आ जाए तो आपको लगाना चाहिए। तो जो ध्रुवण कोण अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ध्रुवण कोण इस बार है नहीं कोर्स में, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्रुवण कोण जो है वो अल्फा है। ठीक है, और n = tan अल्फा हो जाएगा, n = tan अल्फा हो जाएगा। ये कौन सा नियम है, ये बूस्टर का नियम है। ठीक, अच्छा, और दूसरा देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा इसमें हो जाएगा क्रांतिक कोण दिया है, तो क्रांतिक कोण बीटा है। देखिए क्रांतिक कोण ये है बीटा। ठीक, तो जब क्रांतिक कोण बीटा है तो हम लोग लिखते हैं n = cosec बीटा हो जाए। क्रांतिक कोण के लिए cosec बीटा लिखते हैं। इन दोनों की इक्वल कर दो स्टूडेंट, देखो तुम्हारा रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, यानी दोनों की इक्वल हो जाएंगे ना। देखो tan अल्फा n a भी है, n a भी है, देर आता है। अब इसमें हमें आंसर देखना है स्टूडेंट, tan अल्फा आ रहा है, तो इसका मतलब tan अल्फा = क्या हो गया, cosec बीटा हो गया। ठीक, cosec को नीचे कर दो स्टूडेंट, तो tan अल्फा = 1/sin बीटा हो जाएगा। sin बीटा इधर कर दो, तो tan अल्फा × sin बीटा हो जाएगा, = 1 हो जाएगा। ये रिलेशन हो जाएगा। आंसर कौन सा स्टूडेंट, tan अल्फा × sin बीटा, यानी पहला ही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया हमारा पहला। ठीक है,
और वो क्या आया, वो ऊपर लिखा आंसर tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1, tan अल्फा साइन बीटा 1। इसका आंसर कौन सा आया, इसका आंसर कौन सा आया स्टूडेंट, पहला इसमें भी है 0 डिग्री है ना, पहले में देखिए। अब देखो नेक्स्ट, देखो स्टूडेंट अंगा वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अब अंगा वाले क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किसकी डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। वेग समान है तो देखो स्टूडेंट, डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का क्या फार्मूला होता है, डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य, इसका सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान एम वी होता है। आप देखो स्टूडेंट, अगर एच तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, एम द्रव्यमान है और वी वेग है। अगर कह रहा है कि एक ही वेग से गतिमान है तो वेग भी समान हो गया, तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसके लिए लैम्डा अधिकतम होगा जो है, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया, अल्फा कण दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस सबसे कम द्रव्यमान हुआ, तो सबसे कम यम जिसका होगा लैम्डा उसका सबसे ज्यादा होगा। तो सिंस चूंकि वेग समान है, ठीक है, अब वेग समान है तो क्या निकला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आ रहा है, पहला इसमें भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। इसका द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा आंसर में, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V नॉट के बीच ग्राफ की ढाल होती है। तो देखो स्टूडेंट, आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक पढ़ते हैं E V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ये आइंस्टीन्स का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम V नॉट ऐसे लिखें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा एच अपान ई और न्यू माइनस डब्ल्यू अपान ई आ जाएगा। ये तो दोनों कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख दें, अगर देखो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की तरह इसको लिख दें, अगर हम देखो ऐसे लिख दें, तो देखो यहाँ वक्र की ढाल क्या हुई, वक्र की ढाल, ठीक है। और इसमें ढाल कौन होता है, m होता है, प्रवणता m होती है, तो m बराबर कौन है, एच अपान ई है। m बराबर क्या होती है, एच अपान ई होती है। तो इसका मतलब ढाल कौन हुई, एच अपान ई हुई। कौन सा आंसर हुआ इसमें, सेकेंड हुआ आंसर, कौन सा हुआ, सेकेंड, ठीक है। और एच अपान ई हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, यानी अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। देखो स्टूडेंट, द्वितीय फोकस वो होता है अवतल लेंस के लिए, जैसे देखो यहाँ ऐसे है, हमारा एक अवतल लेंस ऐसे होता है, ठीक। अगर
हमारी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसकी रे ऐसे पैरेलल आती है, देखिए ऐसे पैरेलल आएगी। ठीक है, ये पैरेलल रे आती है जो है मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए। और अपवर्तन के पश्चात ये किरण ऐसे इधर जाएगी स्टूडेंट, इस तरफ ऐसे, और ये पीछे जाएगी यहाँ, और ये भी पीछे आएगी यहाँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये द्वितीय फोकस होगा। ठीक है, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एफ होता है, फोकस है, ये ओ होता है। ठीक, यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी किससे अपवर्तन हो रहा है? अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम है, ये आप इसको F2 लिख सकते हैं, यही F हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसकी परिभाषा हुई। इसमें केवल परिभाषा पूछा है, डायग्राम आप बना देंगे तो अति सुंदर रहेगा। ठीक है, 2 स्टूडेंट, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्धायु में संबंध है कि ये इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है, इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है, गा देखिए कह रहा है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। ठीक है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन
सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु के पृष्ठ के लिए धातु के लिए मानो को धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ठीक है। और इसका फार्मूला, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। ठीक है। W कार्यफलन है, H प्लांक नियतांक है, न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति। ठीक है। गा घा गा ये घा आएगा। ठीक। घा घा जो है ये लिखा है वाट हीन धारा। ठीक है। ये भी इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है। तो ये कोर्स में इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है। इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है ना। इस साल कोर्स में नहीं है। ठीक है। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। अंगा ठीक है। अंगा विभव प्रवणता ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अंग्रेजी में कहते हो, तो पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। हिंदी वालों के लिए हम बता रहे हैं केवल विभव प्रवणता क्या होती है। देखो स्टूडेंट, तो विभव प्रवणता की परिभाषा दूरी के साथ विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है। दूरी के साथ विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे डेल्टा V अपॉन डेल्टा x से व्यक्त करते हैं। ठीक है। विभव प्रवणता को डेल्टा V अपॉन डेल्टा x से व्यक्त करते हैं। ठीक है। चल कुंडल धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। ठीक है। धारा सुग्राहिता देखो स्टूडेंट, प्रति एकांक धारा पर धारा मापी के संकेतक के कोणीय विक्षेप को
कोणीय विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इसे I अपॉन I से व्यक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रति एकांक धारा पर धारामापी के संकेतक के कोणीय विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे फाई अपॉन आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है।